Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ikhlas Shahid and I welcome you all on our class of PRC3 Principles of Economics. आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें हमने बेसिकली स्टडी करने हैं आईकैप की स्टडी टेस्ट में चैप्टर 2 के एंड पे कुछ स्टिकी नोट्स गिवन है इस तरीके से, तो उनको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन और इससे बहुत क्विकली हम पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू भी ले लेंगे, उसको रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ नई चीज़ें भी हमें इस स्टिकी नोट्स में देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्टिकी नोट में वो बात कर रहा है डिमांड शो करती है क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट विल बी परचेज्ड एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज की जाएगी, यानी कि जो कंज्यूमर हैं वो विलिंग भी होंगे और एबिलिटी भी रखते होंगे, विलिंग एंड एबल टू बाय होंगे किसी भी चीज़ को खरीदने पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस चीज़ की डिमांड कर रही है। तो डिमांड क्या शो कर रही होती है कि प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो कि परचेज की जाएगी वेरियस पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जो इंडिविजुअल डिमांड होती है किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की, कर्व रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व। उनको अगर हम सम कर दें, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट में कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अगर मिस्टर ए की डिमांड 5 है, मिस्टर बी की डिमांड 10 है, अगर हम मार्केट डिमांड जानना चाहते हैं और हमारे पास मार्केट में दो ही लोग हैं, तो हम उनकी डिमांड को सम कर लेंगे, यानी 5 में 10 प्लस करने की जो 15 होगा वो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली जब उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। उसके बाद वो हमें सब्स्टिट्यूट के बारे में बता रहा है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मुतबादिल, जैसे कि कोक और पेप्सी है। सब्स्टिट्यूट इज अ वन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। किसी दूसरी गुड की जगह जो गुड यूज हो सकती हो उसको हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। वाइल द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सी होती है? जो कि एक दूसरे के साथ यूज हो रही हो, जैसे कि बैट और बॉल हो गई, या चाय का कप और चाय का चम्मच हो गया। वाइल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टुगेदर विद वन अनदर, जो कि टुगेदर यूज हो रही हो, एक दूसरे के साथ यूज हो रही है। देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज बिटवीन डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होती है? जो कि हम ग्राफ एक बनाते हैं, उसके ऊपर एक कर्व बना लेते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाकर उसको डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर फॉर्म में, जिसमें हम पहले लिखते हैं प्राइस। जब हमने एक डिमांड शेड्यूल बनाया था इनिशियल लेवल पे, जिसके ऊपर हम प्राइस की वजह से डिमांड के ऊपर इफेक्ट देख रहे थे, हमने पहले प्राइस को ज़्यादा रखा, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया और उसका डिमांड पे इफेक्ट देखा कि डिमांड पहले कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्राइस कम होती गई डिमांड बढ़ती रही। तो एक टेबुलर फॉर्म में जब हमने न्यूमेरिकल फिगर यूज़ की, जैसे अब सिंपल सी हम न्यूमेरिकल फिगर ले लें, जो प्राइस है वो पहले 1 थी, फिर 2, 3, 4, 5 तक वो मूव कर गई। उसके अगेंस्ट जो डिमांड है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब प्राइस 1 थी सबसे कम, तो डिमांड सबसे ज़्यादा हुई, यानी कि डिमांड को हम कहते हैं 5। फिर जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती रही, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 पर गई, तो डिमांड कम होती रहेगी, यानी कि डिमांड 5 के बाद 4, 3, 2, 1 पर चली जाएगी। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप हमें शेड्यूल की शक्ल में भी नज़र आ जाता है और डिमांड कर्व की शक्ल में भी नज़र आ जाता है। तो वो बता रहे हैं कि हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल, एक टेबल है जो कि शो कर रहा होता है क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। ये बता रहा होता है कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिमांड है मार्केट में। और डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ये भी डिमांड और प्राइस का ही रिलेशनशिप बता रहा होता है, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ हमें बता रहा होता है। सप्लाई की बात की है। सप्लाई क्या होती है? इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर टू द अमाउंट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गिवन प्रोडक्ट की जो अमाउंट है या फिर कोई जो सर्विस है उसकी जो अमाउंट है, सप्लायर आर विलिंग टू ऑफर, जो कि सप्लायर क्या है? विलिंग है कि वो ऑफर कर रहा है कंज्यूमर को एट अ गिवन प्राइस लेवल एट अ गिवन पीरियड, किसी एक खास पीरियड में किसी एक खास प्राइस पर जो प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों को, अगर वो विलिंग है कि वो उन चीज़ों को बेचे, किसी कंज्यूमर की तरफ उनको सेल करें, तो उसको कहते हैं कि ये चीज़ सप्लाई हो गई है। यहाँ पे हमने एक ख़ास चीज़ पढ़ी थी कि वो उसकी विलिंगनेस होना ज़रूरी है। अगर एक प्रोड्यूसर है, उसने लैपटॉप के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, लेकिन अगर वो उनको बेचना नहीं चाह रहा, तो ये सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे, उसकी विलिंगनेस होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिकी नोट में वो बता रहा है स्मूथ सप्लाई कर्व इज द केस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ओनली। इन केस ऑफ फैक्टर मार्केट द सप्लाई कर्व कैन बी डिफरेंट शेप्स। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट के केस में जो है सप्लाई कर्व स्मूथ होगा, जबकि जो दूसरे फैक्टर मार्केट के केस में, जो फैक्टर मार्केट होगी उसके केस में जो सप्लाई कर्व होगा वो
डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। अब ये क्या बात हुई सर, जो प्रोडक्ट मार्केट होगी, प्रोडक्ट मार्केट के केस में सप्लाई कर एक स्मूथ होगा, इनकी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वो जा रहा होगा, और दूसरे फैक्टर्स बेस सप्लाई का कैन बी डिफरेंट शेप, और जो डिफरेंट शेप्स भी तैयार कर देता है किस केस में, अगर तो फैक्टर मार्केट हो हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दो नई चीजें सामने आई हैं, एक है प्रोडक्ट मार्केट और एक है फैक्टर मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट में सर आ जाती हैं जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो गुड्स जो कि हम मार्केट से खरीदते हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। जो फैक्टर मार्केट है, फैक्टर मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहती हैं। जब कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही होती है तो उसमें डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इनको हमने चैप्टर नंबर 1 में जाकर डिटेल से पढ़ना है। तो ये चार जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ये चारों के मिलने से, जैसे कि जो मशीनरी है कोई भी चीज़ को बनाने की वो होगी, जो मजदूर काम कर रहे हैं वो होंगे, जिस जमीन पर काम हो रहा है वो, या फिर कोई उसको चलाने के लिए जो पैसा लिया है वो, इन सब को कहते हैं कि ये फैक्टर मार्केट है। तो वो बता रहे हैं कि फैक्टर मार्केट में जो सप्लाई कर रहे हैं ये डिफरेंट शेप्स का भी हो सकता है। उसके बाद उसने कहा है गिब्सन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन उसने एक एक्सेप्शन बताई है गिब्सन पैराडॉक्स। तो ये गिब्सन पैराडॉक्स क्या होता है इसको हमने देखना है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिब्सन, जो इकोनॉमिस्ट थे गिब्सन, उनके नाम पे ही हमने नाम लिखे गिब्सन कोर्स का, has introduced this concept in 19th century. He found when the price of bread fell, उन्होंने क्या फाउंड किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब ब्रेड की प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो रही है। ये एक सरप्राइजिंग बात है, हमने अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है गिफ्टन गुड का, कि गिफ्टन गुड के केस में होता क्या है, जब उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। He stated that price of a bread as the price of the bread fell. जब ब्रेड की प्राइस कम हुई तो जो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर लॉस, तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ब्रेड पहले कंज्यूमर ब्रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये खर्च कर रहा था, तो अब ब्रेड की प्राइस कम होने की वजह से उस पर 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब उसकी जो रियल इनकम है, जो उसके पास खर्च करने के लिए जो उसके पास पैसे बच गए वो ज़्यादा बचे। तो अब जब उसके पास ज़्यादा पैसे बच गए तो वो करेगा क्या, तो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो बेटर क्वालिटी की ब्रेड खरीद सके। तो इस वजह से वो जो ब्रेड सस्ती हुई है, जो लो क्वालिटी की ब्रेड थी, उसको वो नहीं खरीदेगा। और इन गुड्स को हम कहते हैं गिफ्ट गुड्स। और इसको हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना इंफीरियर गुड्स के साथ। इंफीरियर गुड्स एक हमने पढ़ी थी। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जिनका ताल्लुक इनकम के साथ होता है। जैसे जैसे किसी भी बंदे की इनकम बढ़ रही होती है तो उसकी जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो ये हमारा गुर्बत का ज़माना होता है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी होती है। लेकिन जब हम लाइफ में सेटल हो जाते हैं, अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं या कभी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी खरीद सकें। तो होगा क्या, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो हम हमारी डिमांड होगी इंफीरियर गुड्स की तरफ, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी तरफ हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और हमारी डिमांड दूसरी गुड्स जो कि अच्छी सुपीरियर गुड्स है उनकी तरफ हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये मैं वैसे ही बात जिक्र कर दिया इसका। इन गुड्स को कहते हैं इंफीरियर गुड्स, और ये रिलेट कर रही होती थी कंज्यूमर की इनकम के साथ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम गिफ्ट गुड्स की बात कर रहे हैं, और इसका जो रिलेशन है ये प्राइस के साथ है। तो ये अब ये बात कर रहा है कि गिफ्ट गुड्स की जब प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो है एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरी प्रोडक्ट्स खरीद सके, क्योंकि उसका खर्चा इन गुड्स पे कम हो रहा होता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उन बचे हुए पैसों से वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीद सके, ना कि वो इस चीज़ को दोबारा से खरीदे। डायरेक्ट एंड डिराइव्ड demand for the consumer goods or goods which consumer buy directly to satisfy its need are is known as direct demand। उसमें दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट डिमांड। अब ये डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, इन उन चीज़ों की डिमांड होती है जो कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है, जो कि हम कंज्यूम कर रहे होते हैं गुड्स को, उनकी डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और एक होती है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इनकी डिटेल अभी हमने नहीं पढ़ी। तो इनकी जो डिमांड है उसको हम कहते हैं कि ये डिराइव्ड डिमांड है। तो ये भी एक न्यू चीज़ थी जो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ी थी, तो इसको भी हमने माइंड में रखना है कि डिराइव्ड डिमांड और डायरेक्ट डिमांड में क्या फ़र्क है।
उसके अलावा गिवन गुड्स में क्या फ़र्क है? गिवन गुड्स का जो है वो आपको कह सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है, तो हम बताएँ कि गिवन गुड्स जो है इसकी एक्सेप्शन है। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि वो बताएगा कि स्मूथ सप्लाई का किस केस में होगा, तो हम बताएँगे प्रोडक्ट मार्केट के केस में स्मूथ सप्लाई होगा, और डिफरेंट शेप का सप्लाई कर्व कब हो सकता है, फैक्टर मार्केट के केस में डिफरेंट शेप का सप्लाई कर्व होगा। तो ये कुछ न्यू चीज़ें हैं जो हमने इन स्टिकी नोट्स में पढ़ी है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिचुएशन इन व्हिच नो एजेंट वांट टू चेंज डिसीजन, ऑल द डिसीजंस आर कंपैटिबल। ये वो सिचुएशन होती है जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जब ये इंटरसेक्ट कर रही होती है आपस में इनका कर्व, तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। सीलिंग से हमें आइडिया हो रहा है कि छत की बात कर रहे हैं। सीलिंग हम कहते हैं छत को, और फ्लोर कहते हैं फर्श को। यानी इससे हमें ये आइडिया हो गया कि ये सीलिंग के मीन्स से कुछ ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, और फ्लोर मीन्स से कुछ कम लेवल की बात कर रहे हैं। अब प्राइस सीलिंग इज द लीगल मैक्सिमम प्राइस। ये लीगल मैक्सिमम प्राइस होती है फॉर अ गुड और सर्विस, यानी कि लीगल गवर्नमेंट या लॉ डिफाइन कर देता है कि इससे ज़्यादा प्राइस आप नहीं चार्ज कर सकते, ये मैक्सिमम प्राइस है। इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। ये किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए लॉ बता सकता है। प्रोवाइड द प्राइस फ्लोर इज द लीगल मिनिमम प्राइस। ये क्या है? लीगल मिनिमम प्राइस, यानी कि वो डिफाइन कर देगा लॉ कि आप इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते कोई भी चीज़। ऐसा लॉ क्यों करता है? ऐसा लॉ इसलिए करता है ताकि वो अगर तो है, फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर के पास डिसीजन मेकिंग पावर हो जाए, तो कंज्यूमर तो कम से कम कीमत पे चीज़ खरीदना चाहता है, उससे बिजनेसमैन का नुकसान होता है, तो उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट और लॉ, तो इसलिए वो ऐसा भी करते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि ऑल्दो बोथ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर कैन बी इम्पोज्ड, गवर्नमेंट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्राइसेस बता सकती है, फिक्स कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, कोई एक ही बताती है, कोई एक सेलेक्ट कर लेती है, आइदर सीलिंग आइदर फ्लोर फॉर अ पार्टिकुलर गुड। किसी एक गुड या सर्विस के लिए वो एक ही बताती है, या वो मैक्सिमम प्राइस बता देती है या मिनिमम प्राइस बता देती है, लेकिन वो दोनों भी बता सकती है। कोवेब थ्योरी इज द आइडिया। उसके बाद कोवेब थ्योरी की बात कर रहा है। ये भी एक नई चीज़ थी, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ये भी एक नई चीज़ थी जो हमने भी पढ़ी। कोवेब थ्योरी इज द आइडिया दैट प्राइस फ्लक्चुएशन कैन लीड फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से सप्लाई के अंदर भी फ्लक्चुएशन हो सकती है, जो कि कॉज कर सकता है साइकिल, एक कॉज कर सकता है ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइसेस। प्राइस कैसे राइज और फॉल कर रही थी, ये हमने वो डिटेल में ग्राफ के जरिए पढ़ चुके हैं। वो एक जो है बाहर से अंदर की तरफ भी साइकिल मूव कर रही थी, और एक अंदर से बाहर की तरफ साइकिल मूव कर रही थी, जिसको हमने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का नाम दिया था। तो वो ये उसका जिक्र हो रहा है। रिजर्व प्राइस इज द मिनिमम प्राइस फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स। ये वो प्राइस होती है जो कि फर्म, जिसके लिए फर्म विलिंग हो जाती है अपनी गुड्स को बेचने के अगेंस्ट उसने प्राइस लेनी है। वो जो मिनिमम प्राइस होती है उसको हम कहते हैं रिजर्व प्राइस। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ, मैं लैपटॉप खरीदने जाता हूँ मार्केट, तो वो मुझे कह देता है कि आप 50,000 से कम तो आपको नहीं देंगे, यानी जो 50,000 से कम की जो है वो उसकी रिजर्व प्राइस है, उससे कम पे मुझे नहीं देगा। उसके बाद डिमांड कर्व बीइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल स्लोप डाउनवर्ड। जो डिमांड कर्व होती है, डिमांड कर्व जो होती है, ये वी नो दैट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल की, और कि इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। इसका जो मुंह होता है स्लोप का, जिस अभी जो ग्राफ होता है ये डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होती है। These graphs always have a price on vertical axis and quantity demanded or supplied on horizontal axis। हमने जितने भी ग्राफ देखे उनमें देखा हमने वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस थी, और एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड होती है। उसके बाद उसने बताया हमें, तो इट इज़ नॉट फेयर मैथमेटिकली बट इट इज़ कॉमन इकोनॉमिक प्रैक्टिस। ये मैथमेटिकली नहीं, लेकिन ये हमारी इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, ये मैथमेटिकल रूल नहीं है ये कि हमने हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस ही रखनी है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई रखनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव डिमांड शेड्यूल इज स्मूथ। जो हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्मूथ होती है, बट केयरफुल दैट दिस इज नॉट एसेंशियल। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। बट एसेंशियल इज दैट द कर्व मेंटेन अ जनरल डाउनवर्ड स्लोप। एसेंशियल क्या है कि जो कर्व होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। दैट डिपिक्ट एट द लोअर द प्राइस मोर यू आर लाइकली टू बाय। उसका मतलब क्या है कि जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा हम हमारी ख्वाहिश होगी कि हम खरीदें, यानी कि उतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी।
उसके बाद कन्वर्जेंट केस ऑफ ओपेक और डाइवर्जेंट केस ऑफ ओपेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जेंट केस में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई कर्व। और ये होता कब है हमें मालूम है, अगर तो डिमांड कर्व जो है वो ज्यादा इलास्टिक हो सप्लाई कर्व से, डिमांड कर्व मोर इलास्टिक हो अगर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी से, we get the price volatility falling and then the price will converge on the equilibrium। जिससे होगा क्या कि प्राइस जो है वोलेटाइल होगी, प्राइस फ्लक्चुएट होगी और जो है कन्वर्जेंस होगी इक्विलिब्रियम के एरिया, कन्वर्जेंस होगी। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस मींस बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से मूव करेगा और ऐसे अंदर की तरफ जो है इक्विलिब्रियम के पास वो आता रहेगा, इसको कन्वर्जेंस कहेंगे। डाइवर्जेंस के केस में क्या होगा, प्राइस विल डाइवर्ज फ्रॉम इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। इस केस में क्या होगा कि जो है डाइवर्जेंस होगी, प्राइस विल डाइवर्ज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहाँ से दूर बाहर की तरफ मूव करेगी ये जो हमारी कर्व होगी, जो प्रोग्राम होगी। तो इस केस में क्या ये कब होता है, ये केस जब सप्लाई कर्व जो होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगी, इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। Perpetual case of Popper, fluctuation may also remain of constant magnitude if the supply and demand curve are exactly the same slope or exactly the demand is exactly equal to the elasticity of supply। सर हमने पढ़ा था एक केस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, हमने दो केस पढ़े, इनका हमने जब ग्राफ देखा था हमने देखा था किसी एक केस में सप्लाई स्टीपर थी और किसी एक केस में डिमांड स्टीपर थी। वो कह रहा है अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम स्लोप्स हो, इन दोनों में से कोई भी स्टीपर ना हो, दोनों एग्जैक्टली सेम स्लोप्स हो, तो क्या होगा, ये जो कर्व है इसकी फ्लक्चुएशन है ये कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा होगी। या फिर अगर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, हमें मालूम है एक केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा थी, एक केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम थी एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो स्टिकी नोट्स हमारे यहीं तक थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर के बाद उसके एक समराइज्ड फॉर्म, उसके स्टिकी नोट्स भी कवर कर दिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।